आई एम प्रिंस प्रभात, कॉन्सेप्चुअल लोचा के चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम इलेक्ट्रिसिटी का वन शॉट देखने जा रहे हैं। ये वन शॉट की सीरीज में अपना पहला लेक्चर है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का है। तो हम देखते हैं क्या कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, क्यों होती है, ये सब अपन डिस्कस करेंगे। कैसे इलेक्ट्रिसिटी यूजफुल हो सकती है। तो मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी को 4 पार्ट में डिवाइड किया बेसिकली। तो पहला क्या है, 4 क्वेश्चन के आंसर दो और इलेक्ट्रिसिटी खत्म। क्या 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 फिर से बोलो भैया, सुनने में तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन क्या सही में हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है कि इस 4 क्वेश्चन के आंसर दो। क्या क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। दूसरा क्या है, व्हाई इलेक्ट्रिसिटी विल फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा लेकिन क्यों करेगा, ठीक है। तीसरा क्या है, हाउ इलेक्ट्रिसिटी विल फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करेगा। चौथा क्या है, हाउ इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज्ड, इलेक्ट्रिसिटी को हम यूज कैसे कर सकते हैं डेली लाइफ में, ये देखेंगे। इन 4 क्वेश्चन का आंसर आपने दिया, बस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर खत्म, ठीक है। तो चलते हैं, अपन इन चारों क्वेश्चंस का आंसर दे रहे होंगे और चैप्टर को समराइज कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अपन देखते हैं क्या इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। पहले इस क्वेश्चन का आंसर जानने की कोशिश करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, हमने लिख रखा है। तो ये भैया ये तो हमें समझ में आया कि चार्ज का फ्लो को ही हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, ठीक है भैया, इतना बात हमें समझ में आया। अब ये बताओ भैया चार्ज होता क्या है। तो चार्ज बेसिकली क्या होता है, मैं कहना चाहूंगा कि ये प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की। देखिए ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है अट्रैक्ट करने का या रिपेल करने का अदर मटेरियल को, कि वो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, मतलब ये खींचेगा एक दूसरे को कि या एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये इसी प्रॉपर्टी को चार्ज कहते हैं। चार्ज क्या होता है, 2 तरह का, यहाँ पे चार्ज बेसिकली हम 3 तरह का यूज कर रहे होंगे। क्या, निगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल। न्यूट्रल कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो बेसिकली नेगेटिवली चार्ज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिवली चार्ज को हम प्रोटॉन बोलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन देख रहे होंगे। अब क्या है कि भैया इलेक्ट्रिसिटी का एनालिटिकल मीनिंग क्या होता है, बेसिक मीनिंग क्या होता है, हो क्या रहा है भैया, अंदर की बात बताओ ना, अंदर की। तो अंदर में क्या हो रहा है बेसिकली, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। क्या है बेसिकली, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है कंडक्टर्स के थ्रू। अब ये कंडक्टर्स क्या होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे कंडक्टर्स क्या होता है। कंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, इसलिए मटेरियल दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड कंडक्टर्स। तो अब बताओ भैया कि ऐसा क्या होता है उनमें जो कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पा रहे हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान लो ये कंडक्टर मतलब एक वायर है, ठीक है। ये वायर का इंटरनल स्ट्रक्चर बना रहे हैं अपन, ये वायर है। तो क्या है कि किसी भी वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही रहता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही होते हैं। लेकिन बेसिकली होता क्या है, वो किधर भी भाग रहा होता है, ठीक है ना, किधर भी, कोई इधर भाग रहा है, 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 कोई किधर भी भाग रहा है, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर। तो क्या होता है कि सब टकरा के एक दूसरे से क्या होते हैं, सब एक दूसरे का मोशन को कैंसिल कर देते हैं, तो सब शांत हो जाते हैं। अब क्या है कि जब आपने इसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाया, तो अब क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ जाने लगेंगे। तो यही जो है, इसके लिए क्या जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। और आप देख सकते हैं क्या, मेटल्स की बात करें तो देखिए इसमें आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा कि जैसे मान के चलो आप ले लो क्या, सोडियम ले लो, तो इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये सोडियम का क्या होता है, 11 होता है। तो 2 8 1, अब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा है, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ना। तो वो एक इलेक्ट्रॉन ये क्या चाहेगा, जल्दी से दूसरे को दे दें और खुद क्या हो जाए, मज़े में रहें, ठीक है। तो ये मज़े में रहने के लिए एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इसी को क्या बोलते हैं, लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसी को हम लिखे, देखिए लूजली बॉन्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। तो लूजली बॉन्ड इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर्स में, तो वो इजीली से कंडक्ट कर पाते हैं। इसीलिए ज़्यादातर मेटल्स क्या होते हैं
गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि आखिर मेटल्स के पास ही ना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता होती है ज़्यादातर, ठीक है। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसको लिख दीजिए, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बस ये बात हो गई। अब हम आगे देखते हैं। कंडक्टर एंड इंसुलेटर हो गया। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी में हमें समझ में आया कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने चार्ज को फ्लो करवाया किसके थ्रू? कंडक्टर्स के थ्रू। अब देखना है कि भैया क्या कंडक्टर्स के थ्रू ऐसे ही फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा क्या, कि और कुछ भी जरूरत है? तो तब तो वायर रखा हुआ रहेगा भैया, तब तो इलेक्ट्रिसिटी ऐसे भी पास होना चाहिए, ठीक है ना। जब आप बोले वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो ऐसे ही फ्लो करना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी को, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है भैया। तो आखिर क्या हम मिस कर रहे हैं? तो अब हम क्या क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे होंगे कि हाउ इलेक्ट्रिसिटी विल फ्लो, ठीक है। हाउ इलेक्ट्रिसिटी विल फ्लो एंड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी विल फ्लो। सो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी विल फ्लो का आंसर देने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने के लिए पहला रिक्वायरमेंट जो है कि बॉडी जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में हम वायर का एग्जांपल लेंगे। तो वायर है, तो वायर क्या है? कंडक्टर है। क्यों? उसमें लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे अपन होम में जो यूज करते हैं, बेसिकली हम कौन सा यूज करते हैं? कॉपर वायर यूज करते हैं। तो कंडक्टर होना बॉडी का बहुत ही जरूरी है। अब दूसरा चीज जो रिक्वायर्ड है वो क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस भी होना चाहिए। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बताओ भैया? तो मैं क्या बोलूंगा कि पोटेंशियल डिफरेंस वही होता है जैसे कि एक बॉल है आपके पास, ठीक है, एक बॉल है आपके पास, आपने यहां पे रख दिया, तो ये क्या होगा? धीरे धीरे लुढ़क के नीचे आ जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे ये स्लोप है, इंक्लाइंड प्लेन है, तो ये धीरे धीरे क्या होगा? नीचे गिरने लगेगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ऐसा कुछ रखा हुआ है, तो क्या इस पे बॉल रखा हुआ रहेगा तो क्या ये आगे बढ़ेगा बिना फोर्स लगाए? नहीं बढ़ेगा। तो यही है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। क्या है कि वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ये बेसिकली क्या करता है कि ये दोनों को के बीच में वर्क डन बताता है कि एक यूनिट चार्ज को, एक यूनिट चार्ज मतलब कि एक कोई भी एक कोलम का, एक माइक्रो कोलम का, तो पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अब एक कोलम का चार्ज, अब यूनिट चार्ज क्या होता है कि एक कोलम का चार्ज है, जैसे मान लो एक कोलम का चार्ज क्या होगा? कोलम किसका यूनिट है? चार्ज का यूनिट है। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कोलम। एसआई यूनिट चार्ज का कोलम, ठीक है। अब क्या है कि देखो वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अब क्या है कि जैसे मान के चलो एक पॉइंट बी पे एक चार्ज रखा हुआ था Q नाम का, ठीक है। अब Q नाम का चार्ज यहां तो रखा हुआ था, ठीक है भैया, मान लिया कि Q नाम का चार्ज रखा हुआ था। अब क्या करना है आपको? A पॉइंट पे लाना है, क्या A तक लाना है। तो अब इसमें जो लाने में वर्क डन होगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। क्या? यहां से पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लाने में जो हमें काम करने की जरूरत पड़ेगी, जैसे आपको कोई सामान उठा के कहीं से कहीं लाना है तो वर्क कुछ करना पड़ेगा। तो वही वर्क जो है यहाँ पे बी से ए तक लाने में जो जरूरत पड़ी वही है क्या? वर्क डन। अब V इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, ठीक है। तो यही हो गया टोटल वर्क डन। अब W बाई क्यू, अब W क्या है? वर्क डन, और Q क्या है? चार्ज, ठीक है। तो वर्क डन बाई चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होगा? वर्क डन पर यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो W बाई क्यू। अब देखिए कि पोटेंशियल डिफरेंस का अगर हम SI यूनिट निकालने की कोशिश करें, ठीक है, वर्क डन का SI यूनिट जूल,
और चार्ज का मैंने अभी बताया कोलम्ब, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट क्या होगा, जूल पर कोलम्ब, ठीक है। तो इसी जूल पर कोलम्ब को हम एक और नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, वोल्ट। क्या बोलते हैं, वोल्ट। तो अगर कोई पूछे कि SI यूनिट क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, तो क्या होता है, वोल्ट इज द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अब बात आती है कि बहुत एग्जाम में ये फेमिलियर क्वेश्चन है कि भैया ये बताओ कि 1 वोल्ट क्या होता है। तो 1 वोल्ट मैं बोल रहा हूं क्या होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसके बीच में, 2 पॉइंट के बीच में। 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कब, व्हेन 1 जूल, जब 1 जूल का काम करना है कितने कॉलम चार्ज में, एक कॉलम के चार्ज को क्या है, देखो 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कॉलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में अगर एक कॉलम का चार्ज है तो 1 जूल का वर्क डन करना पड़ रहा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट है। इसमें 1 वोल्ट क्या हुआ कि एक कॉलम चार्ज और 1 जूल वर्क, तो क्या होगा, 1 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यही है 1 वोल्ट की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया क्या, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो के लिए पहला चीज हम समझ गए, कंडक्टर की जरूरत है, दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत है। तो अभी हमने 2 क्वेश्चन का आंसर दे दिया, हम तीसरे टॉपिक की तरफ। तो हमने अभी 2 क्वेश्चन का आंसर दे चुके हैं, क्या, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी विल फ्लो। अब लेकिन ये अब जानने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है और कब फ्लो करेगा। अब क्या होगा कि कैसे फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करेगा। तो कैसे फ्लो करेगा देखिए, अब क्या है कि एक कंडक्टर है, 2 कंडक्टर का हम क्या है ये, इसको क्या बोलते हैं, कंडक्टर का एक टुकड़ा लिए हैं, ठीक है ना। इसको जूम करके हम दिखा रहे हैं कि अंदर में, अंदरूनी बात बता रहे हैं कि अंदर में क्या क्या हो रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स तो दोनों कंडक्टर में रहेंगे, ठीक। तो इन एब्सेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि देखो रेंडमली किधर भी मूव कर रहा होता है, ये कंडक्टर का ही है दोनों क्रॉस सेक्शन, लेकिन ये क्या हो रहा है कि किधर भी रेंडमली मूव कर रहा है। तो क्या होगा कि ये एक दूसरे को क्या करेगा, सब एक दूसरे के मोमेंट को कैंसल कर देगा, ठीक है। तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन किधर भी फ्लो नहीं करेगा, नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 होगा, नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाना पड़ेगा, क्योंकि बात तो मेन चीज तो वही हो रही है ना कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। अब इसमें देखो क्या होता है कि जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करने के लिए हम बैटरी लगाते हैं, विद द हेल्प ऑफ बैटरी वी क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। बैटरी, ये मान के चलो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी वो जो वायर से आती है उसको आपने यहाँ पे दे दिया। अब क्या होगा कि सारे एक तरफ एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, सारे एक डायरेक्शन में जाने लगेंगे, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, सारे एक डायरेक्शन में जाने लगे तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगा। यही होता है इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो के अंदर। तो यही है अंदरूनी बात कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे करता है। तो हमने देख लिया क्या कि एक तो कंडक्टर का रिक्वायरमेंट जरूरी है ही, साथ में साथ पोटेंशियल डिफरेंस की भी रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने के लिए। तो ये था बात कि हाउ इलेक्ट्रिसिटी विल फ्लो। तो चलिए अब अपन देखते हैं क्या कि कुछ बेसिक टर्म्स देखते हैं, जिसको आगे का क्वेश्चन क्या है कि हाउ इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूजफुल फॉर अस, ठीक है, हाउ इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज्ड। तो इसका आंसर जानने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स जो है वो देखने पड़ेंगे। कुछ होता है ना, जैसे आपको एडिशन पढ़ना है तो पहले 1 2 3 सीखना पड़ेगा, उसी तरह इसमें पहले आपको देखना पड़ेगा कि डेफिनेशन क्या क्या है। तो अब चलिए कुछ देखते हैं क्या कि करंट इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली होती क्या है। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जिस रेट से चार्ज फ्लो कर रही है। अब भैया ये बताओ कि ये रेट क्या होता है, तो मैं बोल रहा हूं कि 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो करेगी, या 1 मिनट में, होना क्या चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है ना। तो 1 सेकेंड में या 1 मिनट में या 1 घंटा में जितना चार्ज फ्लो करेगी, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे,
उसको हम बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो द अमाउंट, इसमें क्या है, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो करता है उसी को हम करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। आप डेफिनेशन ये वाला लिख लेना, ज़्यादा बेटर ये वाला है नीचे वाला, ठीक है। अब I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब I किसका डिनोशन होता है, I ही डिनोशन होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। I ही डिनोशन होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। Q जानते ही हैं चार्ज का, Q चार्ज और T टाइम, ठीक है। तो अब देखो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब Q किसका यूनिट, Q का ऐसा यूनिट क्या होता है, Q चार्ज का कोलम, ठीक है, कोलम, और T का टाइम का सेकेंड। तो क्या हम बोल सकते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का ऐसा यूनिट कोलम पर सेकेंड होगा? हाँ भैया बोल सकते हैं। तो इसी कोलम पर सेकेंड को विद्वान लोगों ने एक और नाम दिया, क्या, बुद्धिमान लोगों ने, जिसको हम साइंटिस्ट बोलते हैं, उन्होंने नाम दिया इसको एम्पियर। एम्पियर नाम के साइंटिस्ट थे, ठीक है, उनके नाम पे ही एम्पियर पड़ा था। अब कोलम पर सेकेंड को अपन क्या बोल दिए, एम्पियर बोल दिए। अब देखते हैं कि 1 एम्पियर क्या होता है। क्यों ये वाला क्यों पढ़ रहे हैं भैया, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत पूछता है, सीबीएसई जानना चाहता है कि आपको आता है कि नहीं, एक ही चीज में सब पूछ लेता है, ठीक है। तो अब क्या है कि एक कोलम का चार्ज पास हो रहा है, क्या, एक कोलम का चार्ज पास हो रहा है कितने टाइम में, 1 सेकेंड में, एक यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से, ठीक है। क्या हो रहा है कि 1 सेकेंड में एक कोलम चार्ज अगर पास हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि वहां से जो करंट पास हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर। क्या 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 भैया, फिर से बोलो, हमें समझ में नहीं आया। एक कोलम का चार्ज 1 सेकेंड में पास होना चाहिए एक क्रॉस सेक्शन एरिया से, तो हम क्या बोलेंगे, करंट 1 एम्पियर है, ठीक है, समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो देखते हैं अब क्या कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, अब ये मिल देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कि सेल को हम कैसे डिनोट करते हैं। तो क्या होता है, एक छोटा वाला डंडा दे दो, एक बड़ा वाला डंडा दे दो, ठीक है। तो छोटा वाला और बड़ा वाला क्या हुआ भैया, तो जो छोटा वाला होगा वो निगेटिव टर्मिनल होगा, और ये जो बड़ा वाला डंडा होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में गैप रहेगा, तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक सेल। अब प्लग की क्या होता है, ओपन है तो ऐसे खुला ब्रैकेट बना दो, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट, और इसमें क्लोज में क्या करो, ब्रैकेट बना दो और उसके अंदर एक डॉट दे दो। इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या करो, एक ऐसे करो, ऐसे घुमा दो, ये इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, ठीक है। अब रेजिस्टेंस का ऐसे करो, जिग जैग कर दिया, ठीक है। अब वेरिएबल रेजिस्टेंस में क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस सब बताएंगे हम, ठीक है। इससे क्या होता है, रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है। अब रेजिस्टेंस क्या होता है ये आगे देखेंगे। अब क्या है कि वेरिएबल रेजिस्टेंस में ऐसे करके ऐसे बना दो, ठीक है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया। एम मीटर तो ऐसे बना दो, ए लिख दो, फिर वोल्ट मीटर इसमें वी लिख दो, ठीक है। ये एम मीटर हो गया, ये वोल्ट मीटर हो गया। ये कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है जो हम जिसका डायग्राम को हम यूज़ कर रहे होंगे जब हम सर्किट बना रहे होंगे ना, सर्किट डायग्राम, तो उसमें यूज़ करेंगे। तो आपको उस समय समझना पड़ेगा ना कि ये चीज़ हमने क्या बनाया है डायग्राम में। तो इसको समझाने के लिए पहले ये सब रहेगा, इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं। अब एक लड़का बैठा हुआ है जो कॉपी लेके सिर्फ बैठा ही नहीं है, सिर्फ यहाँ पे भजन सुन रहा है। यहाँ पे सुनना नहीं है ना भाई, पढ़ रहे हो ना, तो पढ़ने के दौरान लिखो भी, ठीक है ना, तो बहुत अच्छी बात रहेगी, आपको याद भी होगा, विजुअल मेमोरी में भी जाएगी, आपका ऑडिबल मेमोरी में भी जाएगी, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं क्या ओम्स लॉ क्या होता है, ठीक है। तो अब ओम्स लॉ पढ़ रहे हैं अपन, तो देखते हैं क्या, करंट फ्लोइंग थ्रू अ मेटेलिक एलिमेंट इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स एंड्स। क्या है कि करंट जो फ्लो हो रहा है मेटेलिक एलिमेंट के अंदर, कोई भी मेटल का एलिमेंट है या कंडक्टर बोले, उसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स एंड्स।
वो दो एंड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मैथमेटिकली बोले तो क्या, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, ये चीज़ दिया हुआ है। कब, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा लोग ये भूल जाते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ही चेंज होने लगेगी। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे ये कंडीशन दिया हुआ है। अब देखिए क्या है कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V हमने लिखा। अब क्या है कि यहाँ पे एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, तो हमने क्या लगाया 1/r। तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं IR। ठीक है, ये फॉर्मूला निकला। अब क्या है भैया कि यहाँ R क्या है, तो मैं क्या बोला कि R ये रेजिस्टेंस है। अब ये भैया रेजिस्टेंस क्या होता है, तो चलिए अब देखते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। तो देखिए रेजिस्टेंस क्या होता है कि इट इज़ अ मेजर ऑफ अपोजिशन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो में कितना अपोजिशन क्रिएट कर रहे हैं, मतलब कितना उसको रोक रहे हैं। ठीक है, अब भैया आप बताओ ये रेजिस्टेंस क्यों ज़रूरी है, रोकना क्यों ज़रूरी है? क्यों? क्योंकि ज़्यादा फ्लो हो रहा है करंट। अब हमें क्या करना है, उसको रोक के थोड़ा साइड लगाना। जैसे क्या होता है, अब क्या होता है कि ज़्यादा फ्लो होगा, नदी का फ्लो ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे थोड़ा कोना से एकदम साइड से हम जो निकाल देते हैं, क्या एक स्ट्रीम अलग निकाल देते हैं, तो उसमें क्या होती है फ्लो थोड़ा घट जाती है। क्या होता है, थोड़ा फ्लो घट जाती है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को थोड़ा घटाना है। तो कैसे घटाना है भाई, इलेक्ट्रॉन को फ्लो को घटाने के लिए जो डिवाइस का यूज़ होता है उसी को क्या बोलते हैं, रजिस्टर। ठीक है, अब रजिस्टर देखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि कितना रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब कितना ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करते हैं, उसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब भैया तो हम रेजिस्टेंस का क्या करें, तो अब हम बता रहे हैं क्या कि कोई भी, जैसे आपने बल्ब लगाया, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा था, वायर से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा था, आपने क्या किया यहाँ पे बल्ब लगा दिया, ऐसा करके बल्ब लगा दिया। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा था कि ये रही बैटरी, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा था इसमें चार्ज में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा था इस वायर में। अब आपने क्या किया कि यहाँ पे इसको रोका होगा, तभी तो यूज़ करा होगा। अब क्या होगा कि ये बल्ब के थ्रू फ्लो होगी। ठीक है, तो बल्ब के थ्रू जो ये फ्लो होगी, तो ये कुछ करंट का यूज़ करेगा ना, तभी तो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ठीक है, अब क्या होगा कि ये कुछ यूज़ कर लेगा, तो जो यूज़ करेगा ये भी एक तरह का रेजिस्टेंस हुआ कि नहीं, रोक के निकाल लिया साइड से। क्या किया, रोका, बोला रुक जा बाबा, उसके बाद क्या बोला, जैसे ही रुका बस गायब कर लिया इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, रोकने के बाद इलेक्ट्रॉन गायब। तो यहीं पे इलेक्ट्रॉन गायब करने का सिस्टम है। तो ये रेजिस्टेंस एक तरह का, बल्ब भी एक रेजिस्टेंस हुआ, आपका जो फैन चल रहा है वो भी एक तरह का रेजिस्टेंस हुआ। रजिस्ट करके उसको आपने क्या करा, उसका यूज़ कर दिया। ठीक है ना, तो इसी को बोलते हैं क्या, अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को मेजर को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब आगे हम देखेंगे क्या, इस रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है। ठीक है ना, तो हमने देखा है कि V इज इक्वल टू IR।
तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो R इज इक्वल टू वी बाई आई लिख सकते हैं। क्या, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, ठीक है। तो R इज इक्वल टू वी बाई आई। अच्छा, अब पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, ठीक है, वोल्ट होता है। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, इसका ऐसा यूनिट वोल्ट। और I का करंट का क्या होता है, एम्पियर। अब ये बताओ, हम क्या बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट वोल्ट पर एम्पियर होगा, ठीक है। तो इसी वोल्ट एम्पियर को बुद्धिमान लोगों ने क्या बोल दिया, ओम। क्या बोल दिया, ओम, ठीक है। ओम नाम के साइंटिस्ट थे, उसी के नाम पे ओम पड़ गया। अब इसका सिंबल होता है ऐसे करके, ठीक। अब ओम को हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है। अब 1 ओम क्या होगा, तो देखें जैसे हम दूसरे में कर रहे थे, ठीक है, कि क्या 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए और 1 एम्पियर का करंट होना चाहिए। 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस एंड 1 एम्पियर का करंट होना चाहिए, यही ना। When 1 ampere of current is passing, if there is potential difference of 1 volt, so that we can say that resistance is of 1 ohm. अब देखते हैं इसका डेफिनेशन हम लिखते हैं कि if a potential difference of 1 volt is applied across an element and a current of 1 ampere passes through it, the resistance of the element is called 1 ओम। तो जैसा मैंने बोला था कि पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का हो एक एलिमेंट में और कितना एम्पियर का करंट पास कर रहा हो, 1 एम्पियर का करंट पास कर रहा हो उसके थ्रू से, तो रेजिस्टेंस उसका क्या कहलाएगा, 1 ओम कहलाएगा, ठीक है। तो देख लो, R इज इक्वल टू वी बाई आई, वी का 1 वोल्ट और 1 एम्पियर पास हो रहा है, 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इसी को क्या हो गया, 1 ओम। तो अब समझ में आ रहा है कि हम क्यों पढ़ रहे थे, ये इसलिए पढ़ रहे थे कि हाउ इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज। अब क्या होगा कि यही रेजिस्टेंस के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करेंगे, ठीक है ना, डिफरेंट रेजिस्टेंस के थ्रू। जैसे बल्ब हो गया, जैसे हमारा फैन हो गया, ये भी एक तरह का रेजिस्टेंस है। सब अब रेजिस्टेंस को हम लगा के, अलग अलग तरह के रेजिस्टेंस को लगा के हम यूज करेंगे इसको, ठीक है ना। अब चलिए अपन देखते हैं क्या कि रेजिस्टर क्या होता है। तो रेजिस्टर क्या होता है, एक डिवाइस होता है। रेजिस्टर एक डिवाइस होता है जो रेजिस्टेंस को कंट्रोल करता है। रेजिस्टेंस को बढ़ाना है, रेजिस्टेंस को कम करना है, रेजिस्टेंस लगाना है, उसी को क्या बोलते हैं, रेजिस्टर, ठीक है। तो ये रेजिस्टर की वैल्यू फिक्स्ड भी हो सकती है। तो ये क्या होता है कि रेजिस्टेंस का जिसमें प्रॉपर्टी होता है, मतलब जो रोकने में काम आता है, वो कितना रुकेगा उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है ना। कितना फ्लो ऑफ करंट को रोकेगा वो, उसको हम क्या बोलते थे, रेजिस्टेंस। लेकिन यहां पे क्या है कि जो रोकेगा, जो डिवाइस रोकेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टर। तो रेजिस्टर समझ गए। अब बात आता है कि रेजिस्टर कितना का हो सकता है, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, इस तरह ओम में होगा, ठीक है ना। अब क्या है कि ओमिक कंडक्टर देखते हैं। अब कंडक्टर 2 टाइप का होता है, ओमिक और नॉन ओमिक। तो जैसे कि नाम से पता लग रहा है ओम, ठीक है, ओम। ओम मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस का ऐसा ही यूनिट। तो ओमिक मतलब क्या होना चाहिए, ओमिक कंडक्टर में जो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा उसको क्या बोलेंगे, ओमिक कंडक्टर, ठीक है। तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है रेजिस्टर विच ओबेज ओम्स लॉ आर कॉल्ड ओमिक, ठीक है। अब देखते हैं क्या कि क्या था लॉ ओम्स का, V इज इक्वल टू आई आर, ये फॉलो करना चाहिए, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, जैसे इसमें देखो क्या होगा कि यहां पे हमने क्या किया है, करंट का इंटरवल 2 है, 0.2 का डिफरेंस है सब में, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस का 0.1 है। करंट को हमने x एक्सिस पे लिया है और पोटेंशियल डिफरेंस को हमने y एक्सिस पे लिया है। अब हम देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो अब देखिए ग्राफ कैसा होगा, मान लो 0.1 पे, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, तो ये टोटल जो है फिर यहाँ पे बनेगा। तो ये टोटली एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा, क्या, टोटली एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा जो कि 45 डिग्री के एंगल पे होगा, ठीक है ना।
ये 45 डिग्री के एंगल पे होगा। देखिए यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, ऐसे करके, ठीक है ना। यहाँ पे ये, यहाँ पे ये कहीं 0, यहाँ पे 1.0 होगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि इक्वल टाइम इंटरवल में देखो v इज इक्वल टू आई आर, जहां भी करेंगे देखो जैसे हमने क्या किया, देखते हैं कि r कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं, v दिया हुआ है, i दिया हुआ है, r आ रहा है कि नहीं, करंट एम्पियर में है लेकिन इसको i बोलते हैं ना टोटल, ठीक है। तो देखते हैं v बाय i r आ रहा है कि नहीं, 0 पॉइंट, तो यहां पे देखते हैं 0.1 बाय 0.2 पहला लिए हमने, फिर अब दूसरा ले रहे हैं क्या, इज इक्वल टू 0.2 बाय 0.4 होना चाहिए, इज इक्वल टू 0.3 बाय 0.6 होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे क्या ये r के बराबर होगा। देखते हैं तीनों आता है कि नहीं, 2 2 जा 4, फिर ये 0.1 बाई 0.2 हो गया, फिर 0.1 बाई 0.2 ये भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए क्या आ रहा है, 0.1 बाई 0.2 ये किए तो 1/2 ओम का रेजिस्टेंस आया। तो ये R क्या है, कांस्टेंट है कि नहीं, 1/2 हर जगह आ रहा है ना, 1/2 ओम हर जगह आ रहा है। तो इसी को बोलते हैं क्या, जो ये फॉलो करे कि हर जगह वैल्यू उसका सेम आए, उसी को क्या बोलते हैं, ओमिक कंडक्टर, ठीक है। तो ओमिक कंडक्टर समझ गए, और जो नहीं फॉलो करेगा उसको नॉन ओमिक कंडक्टर बोलेंगे। तो बहुत इजी था कि नहीं, इट्स वेरी इजी, ठीक है। तो देखते हैं अब क्या कि रेजिस्टेंस हमको क्या करना है, काम निकलवाना है। रेजिस्टेंस हमको काम निकलवाना है क्या, तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा ना भाई, करंट ज्यादा आ रहा है तो हमको उसको कम करना है, तो रेजिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं, v इज इक्वल टू आई आर। क्या करेंगे, रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे तो आई क्या होगा, करंट घट जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल तो कांस्टेंट है। अपने घर में कितना आता है, 220 वोल्ट आता है अपने घर में, ठीक है। तो V तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर हम R को बढ़ा देंगे तो क्या होगा, I घट जाएगा। तो हमें अगर करंट को कंट्रोल करना है तो हमें रेजिस्टेंस को कंट्रोल करके किया जा सकता है। तो हम रेजिस्टेंस को कंट्रोल कैसे करेंगे उसको सीखते हैं। तो किस चीज पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है ये पहले देखते हैं। तो देखिए रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किस पे, मटेरियल के नेचर पे। मटेरियल के नेचर पे कैसे भैया, तो अगर ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो क्या बोलेंगे उसको, बैड कंडक्टर है, और कम ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो उसको बोलेंगे गुड कंडक्टर है। कम रोकेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी अच्छा से फ्लो करेगा, उसी को तो बोलते हैं, जिसमें अच्छा से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करे उसी को हम गुड कंडक्टर बोलते हैं कि नहीं। हाँ भैया, गुड कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो वही तो लिखा है। और उसके बाद जो कम करेगा उसको ज्यादा करेगा वो बैड कंडक्टर कहलाएगा। अब क्या है कि ये तो समझ में आया कि मटेरियल के प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। तो क्या है, रेजिस्टेंस इज अ मटेरियल प्रॉपर्टी, हम ये कह सकते हैं। रेजिस्टेंस क्या है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। अब देखो कि क्या है, हम समझ गए कि जैसे भी मेटल, कुछ भी मेटल होगा ना भैया, तो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन लेस होता है, ठीक है ना। तो मेटल्स जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। क्यों, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना जरूरी है, और मेटल्स क्या है, इजिली इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने देता है। क्यों, क्योंकि मेटल्स को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है ना भैया, तो डोनेट करेगा तो इजी से पास हो जाएगा। तो मुझे समझ में आ गया कि नेचर पे कैसे डिपेंड करता है। अब देखते हैं क्या भैया कि लेंथ ऑफ कंडक्टर पे कैसे डिपेंड करता है। अब दूसरा क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। अब लेंथ ऑफ कंडक्टर पे कैसे डिपेंड करता है, तो R क्या होता है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ ऑफ कंडक्टर को। लेंथ कंडक्टर का बढ़ाएगी रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ कंडक्टर का घटाएगी रेजिस्टेंस घटेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब देखिए क्या है, मैथमेटिकली अगर हम बोले तो क्या होता है, इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल ही होता है। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इसको हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया है। अब देखते हैं क्या कि दूसरा, अब क्या है तीसरा, कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है भैया, बता दो जल्दी। तो अब ये देखो, ये वायर हुई तो यहां से इलेक्ट्रॉन पास हो रही होगी, इससे घुसेगी और इससे निकलेगी, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो ये जो होगा, ठीक है ना,
अब समझो क्या कि हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये है मार्कर है, तो इसका जो ये वाला पार्ट होगा ना, ये आगे वाला, ठीक है ना, तो इससे मान के चलो इलेक्ट्रॉन घुस रही है, तो ये जो एरिया होगा काला वाला गोल वाला, ठीक है ना, इसी को क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टेंस जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाएगी तो रेजिस्टेंस घटेगा, और एरिया ऑफ रेजिस्टेंस को घटा दीजिए तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया भैया कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। अब क्या है कि पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन हमारा आ गया। अब पहला और दूसरा को मिलाएंगे और तीसरा इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन में जैसा करते थे। तो अब क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बाई एरिया, लिख सकते हैं ना दोनों को मिला के। हाँ भैया लिख सकते हैं। तो अब क्या आपको पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के जगह पे अगर हमको इक्वल्स टू लाना है तो हमको एक कांस्टेंट नया लाना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। अब भैया यहाँ पे रो क्या आ गया भैया, तो हमने वही जो कांस्टेंट बोला था, ये कांस्टेंट क्या है, रो, ठीक है, ये ग्रीक सिंबल है रो। अब इसको क्या, इसी रो को हम नाम दे दिए क्या नया, रेजिस्टिविटी। क्या नाम दे दिए, रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी क्या होता है ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब रेजिस्टिविटी क्या होती है कि मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टिविटी कि वो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ पे कितना रोक रहा है। क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ अ क्रॉस सेक्शन। एक वायर है जैसे मान के चलो क्रॉस सेक्शन, उसका कितना पर यूनिट लेंथ पे रोक रहा है, रेजिस्टेंस कितना बना रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी ये हो गया। अब क्या है कि रेजिस्टिविटी जनरली अलॉय की ज्यादा होती है उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से। अब कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या होता है भैया, ठीक है ना। अब अलॉय क्या होता है, तो अलॉय मान लो जैसे नाइक्रोम है, ठीक है ना, नाइक्रोम है। तो अब नाइक्रोम मान लो कि दो चीज से बना हुआ है, ए और बी से। मैं अभी इसका नाम दोनों का नहीं बताना चाहूंगा, क्यों, क्योंकि आपको इससे दिमाग में अलग अलग चीजें चलने लगेगी, ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूं। तो ये ए और बी से मिलके बना हुआ है, तो जितनी ए की रेजिस्टेंस होगी उससे ज्यादा इस नाइक्रोम की रेजिस्टेंस होगी, और जितनी बी की रेजिस्टेंस होगी उससे भी ज्यादा नाइक्रोम की रेजिस्टेंस होगी। यानी मान लो कि ए और बी दो चीज को मिलाए तो रेजिस्टेंस इसका बढ़ गया इन दोनों से भी ज्यादा, ठीक है ना, दोनों के सम से ज्यादा नहीं, दोनों से भी ज्यादा, ए से भी ज्यादा होगा नाइक्रोम का और बी से भी ज्यादा होगा। जबकि ये नाइक्रोम जो बना है ए और बी से मिलके बना फिर भी, ठीक है ना। ये कहां पर अभी पढ़ रहे हैं हम, क्या, सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर। अब ये क्यों पढ़ रहे हैं भैया, आपने तो बोला था 4 क्वेश्चन में ही खत्म हो जाएगा। तो अब देखिए क्या है कि हम कंट्रोल करेंगे, ठीक है ना, हम रेजिस्टेंस को कंट्रोल करेंगे। रेजिस्टेंस का कंट्रोल मतलब क्या हुआ कि जैसे बल्ब भी है तो उसको भी हम कंट्रोल कर पाएंगे कि उसमें कितना करंट जाना जरूरी है, ठीक है ना, तो वो कंट्रोल कर पाएंगे। हाँ, करंट को हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, रेजिस्टेंस को घटा बढ़ा के, ठीक है ना। अब क्या है कि भैया खाली यही बढ़ा सकते हैं क्या, अब हमको नहीं मन है लेंथ बढ़ाने का, तो और हम कुछ कर सकते हैं क्या, लेंथ नहीं बढ़ाना है हमको, ना ही हमको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाना है, हम तार थोड़ी बनाने लगेंगे, ठीक है ना, और ना ही हम नेचर मटेरियल चेंज कर सकते हैं, मेरे पास वही तार है। अब हम क्या करें भैया, तो हम क्या बोल रहे हैं कि अब वहां पे बढ़ाया घटाया कैसे जा सकता है, तो अब वही मेथड सीखते हैं कि वहां पे कुछ लगा के हम अरेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, कुछ लगा के हम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब उसी को देखते हैं। तो उसी में पहला देखते हैं हम सीरीज कनेक्शन, ठीक है। सीरीज कनेक्शन, मान लो कि यहां से ये बैटरी है, यहां से करंट निकल रही है, ठीक है, यहां से करंट निकल रही है, यहां से निकली, मान लो आई करंट निकली,
ठीक है, आई करंट निकली, आई करंट गई। तो अब देखो क्या होगा कि जो इधर से जाएगी, अब ये रेजिस्टेंस से पास होगी, आर रेजिस्टेंस, ठीक है, ये मान लो R1 है, ये R2 है, ठीक है। तो क्या बात है कि सीरीज में जब रहेगा ये रेजिस्टेंस, तो इससे जो करंट पास होगा इस रेजिस्टेंस से, वही सेम करंट इससे भी पास होगा। मतलब हम कहना चाहें तो I1 और I2 दोनों I के बराबर होगा, दोनों क्या होगा, I के बराबर होगा। और या तुम चाहो डायरेक्टली तो I भी दोनों जगह लिख सकते हो, ठीक है ना, तब इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दोनों जगह करंट सेम होगा, देखो है ना सेम, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दोनों करंट, दोनों जगह करंट सेम होगा। अब देखो यहां पे हमने लिख रखा है कि करंट इन अ सीरीज रिमेन्स कांस्टेंट, I1 I2 के बराबर होगा। इसी तरह जितना रेजिस्टेंस, जितना हमारा रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो सब में करंट जो जाएगा वो एक दूसरे के बराबर होगा। तो अब भैया इससे हम क्या समझे, तो अब देखो कि यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R2 है, ठीक है ना। तो कुछ सोच के देखो कि दो रेजिस्टेंस जब लग जाएगा तो कुछ तो अंतर पड़ेगा भैया करंट पे। तो अब वो कैसे पता चले, तो पहले हम निकाल लें कि ये टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, ठीक है ना। तो उसी के लिए हम क्या कर रहे हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो भैया आप ये बताओ कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले कैसे सीरीज कंडीशन में। तो देखो सीरीज कंडीशन में मैं बता रहा हूं, क्या सुन लो, ध्यान से सुन लो, मैं बता रहा हूं क्या कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा, R1 प्लस R2। ये आपने आसानी से पढ़ा होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है भैया, ये तो सब बताते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2, जितना भी रेजिस्टेंस रहे, मान लो Rn तक है, ठीक है ना, डैश 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 Rn तक है, तो Rn तक सम कर लो, ठीक है, इसके बराबर होगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसी के बराबर होगा, इसी को हम बोलते हैं सीरीज। तो आप खुद सोचो कि 3 + 5 रेजिस्टेंस माइनस वाला तो हो नहीं सकता, ठीक है ना। तो कोई भी पॉजिटिव नंबर को, दो पॉजिटिव नंबर को जोड़ोगे तो क्या होगा, इक्विवेलेंट बढ़ेगा, ठीक है ना। क्या होगा कि उसका जो सम आएगा वो बढ़ेगा। तो यहाँ पे मान के चलो 2 है, यहाँ पे 3 है, तो R इक्विवेलेंट क्या होगा, हमेशा बढ़ रहा होगा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है भैया, अच्छा ठीक है, वो पैरेलल वाले में समझ में आएगा कि क्या बड़ी बात थी, ठीक है ना। ये R इक्विवेलेंट बढ़ रहा होगा किसमें, सीरीज के केस में। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहां पे लिख लो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज will be greater than all its resistor। रेजिस्टेंस को बढ़ाना हो यानी I को घटाना हो, करंट को घटाना हो, तो आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाओगे किसमें, सब लगाओगे सीरीज में, ठीक है ना। तब आप क्या लगाओगे, सीरीज में लगाओगे। अब देखते हैं क्या कि पैरेलल में क्या होगा, ठीक है। अब इसके न्यूमेरिकल की बात रही, तो एक न्यूमेरिकल लेंगे हम सीरीज और पैरेलल का, दोनों साथ में कर लेंगे उसी में, ठीक है ना। बाकी मैं PYQ सेशंस ले रहा हूँ, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे होंगे इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर जो आएगी उसमें, ठीक है ना। उसमें सिर्फ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तब ना हमें पता लगेगा कि पढ़ना क्या है, तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा कि नहीं, हाँ ठीक है। तो सीरीज वाले में हमने क्या देखा कि करंट सेम रहता था। तो अब क्या देखते हैं, यहाँ पे देखो पैरेलल कनेक्शन हम देखेंगे। तो इसमें क्या होगा कि पोटेंशियल सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, V सेम रहेगा, ठीक है, उसमें I सेम रह रहा था हर जगह। अब देखो क्या होगा कि मान लो ये है, तो देखो ये सीरीज पैरेलल में क्या होता है, देखो अब दिखाता हूं, ठीक है ना। देखो यहां से करंट निकला, मान लो I करंट निकला, यहां से भी I गया, ठीक है भैया, मान लिया मैंने। अब यहां से भी I गया। अब देखो इस पॉइंट से I 2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है, एक I इधर जाएगा, एक I इधर जाएगा। तो अब क्या होगा, इधर I1 जाएगा, इधर
I2 जाएगा। तो ये I1 और I2 अलग अलग जाएगा, फिर यहां जाके I हो जाएगा, फिर यहां जाके I हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो दोनों जगह करंट डिफरेंट जा रहा है कि नहीं, देखो दोनों जगह करंट डिफरेंट जा रहा है कि नहीं, यहाँ I1 है, यहाँ पे I2 है, क्योंकि दोनों डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद सेम नहीं रह सकता, ठीक है ना। तो अब देखो क्या हो रहा है, यहां जाके फिर सर्किट क्लोज हो जा रहा है। सर्किट क्लोज होना बहुत ही जरूरी है करंट का फ्लो होने के लिए, ठीक है। क्या 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 भैया क्या बोल दिया, सर्किट कंप्लीट होना बहुत ही जरूरी है करंट का फ्लो होने के लिए, मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो अब देखो फिर आई आएगा, फिर आई मिल जाएगा। तो अब देखो यहां पे क्या हो रहा है कि करंट तो डिफरेंट है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। क्या, पोटेंशियल डिफरेंस हर जगह सेम रहेगा, चाहे यहां पे हो चाहे यहां पे हो, ठीक है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस रह गया सेम। तो अब देखते हैं क्या कि इसको लिखा हमने क्या, जितना भी रेजिस्टेंस है, जितना भी रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा हुआ है सबका V1 इज इक्वल टू V1 V2 V3 N तक जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं क्या कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, देखो जैसे मान लो इसमें N रेजिस्टर लगा हुआ है, क्या N रेजिस्टर, तो अब क्या होगा R, तो इसमें देखो क्या होता है, इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डैश 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 1/Rn। अगर n रजिस्टर है तो n तक जोड़ो, ठीक है ना। n कुछ भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ठीक है। जितना रजिस्टर दिया हुआ है, जितना रजिस्टर पैरेलल में जुटा हुआ है उसको जोड़ने के लिए ये फॉर्मूला है। तो अब आप गौर करो और मैथमेटिकली सोचो कि अगर हम देखते हैं भैया कि 1/2 और 1/3 को जोड़ते हैं, मान लो यहाँ पे R1 और R2 का वैल्यू है, दोनों हाफ हाफ का है, दोनों हाफ हाफ का है मान लो, ठीक है ना। तो और हाफ मिलके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाफ और हाफ मिलके 1 हो जाएगा। तो इसमें देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर ऐसे रहता, सीरीज में रहता तो क्या होता, सीरीज में रहता, ये R का वैल्यू है, ये R1 की वैल्यू है, ये R2 की वैल्यू है, तो सीरीज में रहता तो देखो R1 प्लस R2 तो इक्विवेलेंटली क्या हो जाता, 4 हो जाता, ठीक है ना। और यहाँ पे पैरेलल में है तो पैरेलल में क्या हुआ, 1 हुआ। तो क्या है कि दो रेजिस्टेंस से अगर आपको मैक्सिमम आउटपुट चाहिए तो वो 4 होगा, और अगर आपको दो रेजिस्टेंस से मिनिमम आउटपुट चाहिए तो वह 1 होगा। अब देखो क्या है कि R1 और R2 को हमने जोड़ा तो क्या हो गया, पैरेलल में अगर जोड़ा तो 1 ही ओम आया, ठीक है ना, 1 ओम का ही रेजिस्टेंस आया, ठीक है। 1/R इक्विवेलेंट था, तो इसको उल्टाएंगे भी तो R इक्विवेलेंट 1 ही आएगा ना, उल्टा भी करेंगे तो, ठीक है। लेकिन अगर हमको मैक्सिमम आउटपुट चाहिए तो 4 हो जाएगा। तो ऐसे करके हम R इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। तो अब आप सोचो, खुद ही सोचो कि अब अपने दिमाग में फिक्स कर लो कि फॉर मैक्सिमम इनपुट, फॉर मैक्सिमम आउटपुट, दो रेजिस्टेंस से अगर आपको मैक्सिमम आउटपुट चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीरीज में जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। फॉर मैक्सिमम आउटपुट यू मस्ट कनेक्ट इट इन सीरीज, और फॉर मिनिमम आउटपुट आप क्या कर सकते हो, इसको पैरेलल में लगा दो, ठीक है ना। तो मैक्सिमम के लिए सीरीज में, मिनिमम के लिए पैरेलल में। तो ये आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और नहीं तो हम और क्वेश्चन एक लेंगे तो क्वेश्चन के मेथड से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। दोनों सीरीज और पैरेलल का एक ही क्वेश्चन में काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम लेते हैं क्वेश्चन। तो देखो अब ऊपर एक क्वेश्चन जो हमने लिया है, देखो उसको ध्यान से कि सो हाउ वुड यू जॉइन 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम so that the equivalent resistance of the combination is 13.5 ohm और 6 ohm। तो देखते हैं, दो क्वेश्चन है, 13.5 ओम रेजिस्टेंस लाना है और 6 ओम रेजिस्टेंस लाना है। तो अब आप देखो, अब आप खुद सोचो ये ऑप्शंस नहीं है, ये मैंने पॉसिबल कंडीशंस बनाए। अब देखो कैसे, अच्छा रेजिस्टेंस तो सेम है,
क्या 9 ओम का है तीनों, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखो कि कैसे हम इसको लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तीनों को सीरीज में लगा दें, ठीक है, तीनों को सीरीज में लगा दें, ये काम हम कर सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, तीनों को पैरेलल में लगा दो भैया, तो हमने तीनों को दो पैरेलल में लगा दिया, ठीक है। अब किसी ने बोला भैया हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि दो को पैरेलल में लगा देते हैं, एक को सीरीज में लगाते हैं, ठीक है, ये भी लोग कर दिए, ठीक है, एक को सीरीज में लगा देते हैं, ठीक है। अब क्या बोलता है कि एक ने बोला क्या, नहीं हम भैया दो को सीरीज में लगाते हैं और एक को पैरेलल में लगाते हैं, ठीक है, ये भी लगा दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहां पे देखो, यहां पे डायरेक्ट अगर तुम सोचो 9 ओम प्लस 9 ओम प्लस 9 ओम इज इक्वल टू 27, तो भैया ये वाला तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। क्या होता है, सीरीज में रहता है तो क्या होता है, जुड़ जाता है, इक्विवेलेंट जुड़ जाता है, तो 9 प्लस 9 प्लस 9 27 हो गया, तो ये ऑप्शन तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है भैया, ठीक है। चलो अब हम दूसरा देखते हैं, 9, अब क्या होगा, यहाँ 1/r इक्विवेलेंट जो आएगा वो क्या आएगा, सबको जोड़ो, 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, ठीक है, तो करो, तो 1/r इक्विवेलेंट कितना आएगा, इसका एलसीएम आ गया 9 और ये हो जाएगा टोटल 3, तो r इक्विवेलेंट आ जाएगा क्या 9/3, ठीक है। तो r इक्विवेलेंट 9/3, इसी को हम 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो भैया ये तो इन दोनों से भी कम आ गया, तो अब हम सोच रहे हैं क्या भैया कि दो को पैरेलल में लगाएं, एक को सीरीज में लगाएं, ये वाला सही लग रहा है कुछ। अब देखते हैं भाई क्या करते हैं, पहले इन दोनों पैरेलल वाला को एक बना देते हैं, पहले इन दोनों पैरेलल वाला को एक बना देते हैं। अब एक कैसे बनाएंगे, दोनों को जोड़ दो, मतलब दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो पैरेलल वाला का, तो क्या हो जाएगा फिर ये और ये टोटल एक सीरीज में आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो 1/9 1/r इक्विवेलेंट पैरेलल वाला के लिए, इसके और इसके लिए, अब देखो क्या होगा 1/9 प्लस 1/9, ये क्या हो जाएगा 2/9, ठीक है ना, 2/9 हो गया। अब देखो तो r इक्विवेलेंट क्या हो गया 9/2, 9/2 हुआ, हाँ भैया हो गया, समझ में आ गया। तो अब देखो कि अब क्या हो गया, अब टोटली देखो तो ये क्या हो गया, ये दोनों अब आ गए सीरीज में, अब क्या हो गया, ये 9 है, ये 9/2 है, ठीक है ना। ये क्या है, यही वाला r इक्विवेलेंट, ये वाला है, ये 9 है। तो अब देखो, अब इसका हम निकालते हैं क्या, इक्विवेलेंट निकालते हैं, तो 9 प्लस 9/2 निकालो, 9 प्लस 9/2, तो ये हो जाएगा कितना 27/2, देख लो चेक कर लो, हाँ सही है, ठीक है। तो ये आएगा लगभग 13.5, देखो पहला वाला का 13.5 ओम निकालने बोल रहा था ना, तो ये वाला सही है, ठीक है। तो ये वाला, ये दोनों तो हो ही नहीं सकता था, मैंने आपको सिर्फ पॉसिबल कंडीशंस बना के दिखाने से चाहा था। तो अब 13.5 वाला आ गया भैया, ये दोनों पैरेलल में हमने लगाया था ना। अब क्या करते हैं हम कि अब दो को सीरीज में लगाते हैं और उससे एक पैरेलल में लगा देते हैं। अब क्या करो, इन दोनों को पहले जोड़ो, तो अब इन दोनों को पहले जोड़ दोगे तो अब क्या हो जाएगा, ये 9 प्लस 9 18 वाला हो जाएगा, ठीक है। अब एक 18 और एक 9, ठीक है ना। अब एक 18 हो गया, एक 9 हो गया, 18 और 9। अब 18 और 9 वाला हो गया क्या पैरेलल में, तो अब 1/r इक्विवेलेंट निकालो, कैसे 1/18 प्लस 1/9, ठीक है। तो इसका आ गया एलसीएम 18, तो हो गया 1 प्लस 2, तो 3/18, ठीक है। तो r इक्विवेलेंट कितना हो गया 18/3 यानी 6, r इक्विवेलेंट हमारा 6, यही निकालने को रहा था 6 ओम, ठीक है। तो दोनों का आंसर हमारा आ गया। तो हम लिख सकते हैं क्या कि दो रजिस्टर को सीरीज में पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, एक उसके सीरीज में कनेक्ट करेंगे, तब हमारा क्या हो जाएगा 13.5 ओम रेजिस्टेंस आएगा, और इसमें
दूसरा वाला 6 ओम के लिए 2 को सीरीज में करेंगे और उससे एक पैरेलल में कर देंगे, ठीक है। तो 6 ओम का रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो ये हो गया। इस तरह से आप न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं। ये बहुत ही आसान है, आपको खाली सिर्फ दिमाग थोड़ा सा यूज करना है, थोड़ा सा दिमाग को शांत रखना है और जस्ट रिलैक्स होके बनाना है, ठीक है ना। और कोई बात नहीं है इसमें, ठीक है भैया। इतना देर से बताओ आप यार, बार बार मुझे बोले जा रहे हो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस करंट इतना है भाई, आप बोल रहे हो फिर क्या पोटेंशियल डिफरेंस इतना है, आप बोल कैसे रहे हो, हम मेजर कैसे करेंगे। तो चलो अब हम बताते हैं कि इसको मेजर कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एमीटर डिवाइस का यूज करेंगे। एमीटर क्या होता है, जो कि इलेक्ट्रिक करंट कितना पास हो रहा है उसको मेजर करे। क्या 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 फिर से बोलो भैया। तो एमीटर वो डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करे, ठीक है भैया। एमीटर को समझ में आया, करंट को मेजर करेगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस को कौन मेजर करेगा, तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट मीटर मेजर करेगा। वोल्ट मीटर क्या होता है, डिवाइस यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल को डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर। तो क्या हो गया, करंट के लिए एमीटर और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वोल्ट मीटर। अब देखो क्या है कि याद रखने वाली बात है कि एम मीटर जो है हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। एम मीटर जो होता है, एम मीटर हमेशा ऑलवेज इन सीरीज, ऑलवेज सीरीज में कनेक्ट होता है। और पोटेंशियल वोल्ट मीटर जो होता है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने वाला, वो हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है, ठीक है। तो एम मीटर हमेशा सीरीज में और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में, ठीक है। तो ये हो गया कॉमन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बेसिकली अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्यों पढ़ेंगे भैया, तो देखो इलेक्ट्रिक करंट से आपने गीजर वगैरह देखा होगा ना, गीजर हो गया, उसके बाद आपका आयरन हो गया जिससे आप आयरन करते हैं, ठीक है ना। ये आपने कभी तार को पकड़ा है क्या, वायर को, या बल्ब को पकड़ा है क्या, बल्ब गर्म हो जाता है क्या, ठीक है ना। उसमें आ तो इलेक्ट्रिसिटी रही थी भैया, गर्म हो गया, लेकिन हुआ कि नहीं, हाँ भैया मैंने देखा है हुआ। तो भाई कैसे गर्म हो गया, कुछ तो बात होगा। तो देखो अब क्या है कि इसमें क्या बात है, इसमें यही बात है कि हीटिंग इफेक्ट है। क्या, अब फिर से बताओ क्या हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। कि जैसे बल्ब है, ठीक है ना, पास कर रही थी, जैसे वायर के थ्रू एक पास कर रही थी करंट तो पास कर रही थी, तो थोड़ा सा मैक्सिमम करंट पास हो जा रही थी, थोड़ा सा लॉस हो जा रहा था, किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, ठीक है ना। तो कभी कभी देखोगे कि क्या होता है, बोलता है कि ज्यादा हीट हो गया था, ठीक है, ट्रांसफार्मर ज्यादा हीट हो गया था इसीलिए ब्लास्ट कर गया। तो क्या होता है कि कंटिन्यूअस फ्लो कर रहा था, तो वहां से हीट निकल रहा था, इतना हीट हो गया कि वहां का वायर मेल्ट हो गया, वहां का वायर पिघल गया और खत्म हो गया, टूट गया। तो इसी को बोलते हैं क्या, हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट किसको बोलते हैं कि हीट हो जाता है कोई भी चीज, जैसे बल्ब जल रहा है, लाइट भी तो हो रहा है लेकिन कुछ हीट भी हो जा रहा है, तो इसी को कहते हैं क्या, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अब देखो क्या है, ये कौन कौन से डिवाइस में यूज होता है, फॉर एग्जांपल गीजर में, इलेक्ट्रिक हीटर में, इलेक्ट्रिक आयरन में। हाँ सही बात भैया, हाँ सही बोल रहा हूं, गलत थोड़ी पढ़ा हूं। तो अब देखो क्या है, अब दूसरा क्या है कि अब देखो मान लिया कि हमने वर्क डन जो है इन मूविंग चार्ज क्यू थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस V इज वी क्यू, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस V से एक क्यू चार्ज को मूव कराने के लिए, ठीक है, मान लिया क्या कि वी क्यू वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है, वी क्यू वर्क डन करना पड़ेगा। अब पावर हमने क्लास 9 में पढ़ा है क्या, वर्क डन पर यूनिट टाइम, पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। वैसे भी हम पावर तुरंत पढ़ेंगे अगेन, ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर, लेकिन अभी यहाँ पे एज फॉर देख लो, पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो अब वर्क डन हमने क्या नाम है कि वी क्यू होगा, तो चलो लिख देते हैं वी क्यू बाई टी। और क्या, क्यू इज इक्वल टू आई टी था ना, क्यू इज इक्वल टू आई टी, ठीक है, तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी था, तो दूसरा इक्वेशन हम लिख देते हैं आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है। तो यहां से डायरेक्ट यहां पे लिखते हैं ये 1 ये 2, पुटिंग
2 in 1, पुटिंग 2 in 1, तो 2 को 1 में रखे तो क्या हो गया, इज इक्वल टू P इज इक्वल टू वी आई हो गया। ठीक है भैया, आप समझ गए। अब मान लो कि ये पावर जो है T टाइम के लिए सप्लाई हो रहा है, दिस पावर इज गेटिंग सप्लाइड फॉर टाइम T, पावर गेटिंग सप्लाइड फॉर टाइम T। अच्छा, तो सोच के देखो, टाइम T के लिए हो रहा है तो मतलब भैया क्या करें, अब हीट क्या होगा, वही होगा, जितना टाइम के लिए पावर सप्लाई होगा उतना हीट होगा। तो ठीक है, तो अब क्या होगा कि यही पावर गुना टाइम होगा कि नहीं? हाँ भैया, समझ में तो आ रहा है। ठीक है, तो वी आई टी, ठीक है, वी आई टी। अब क्या आप जानते हैं कि V इज इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, अब ये मान लो कि तीसरा इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब आप दूसरा क्या जानते हैं कि V इज इक्वल टू आई आर होता है फ्रॉम ओम्स लॉ, यू नो। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर, ये हो गया चौथा इक्वेशन। अब क्या करो, इस चौथा इक्वेशन को तीसरे वाले में रख दो। ठीक है ना, तो पुटिंग 4 in 3, तो अब देखो क्या V के जगह पे आई आर रख दो। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू वी आई टी था ना वहां पे, तो अब क्या हो जाएगा आई आर आई टी। तो क्या ये आई स्क्वायर आर टी हुआ? क्या हम इसको डायरेक्ट H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी लिख सकते हैं क्या? हाँ भैया, लिख सकते हैं। तो यही तो हीट निकालने का फॉर्मूला होता है, देख लीजिए आप एनसीईआरटी बुक में, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, यही फाइनल फॉर्मूला होता है हीट निकालने का। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि हीट कितना डेसिपेट हुआ। ठीक है, हीट कितना डेसिपेट हुआ, आई स्क्वायर आर टी। तो ये हुआ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या पावर क्या होता है। ठीक है, अब पावर क्या होता है नेक्स्ट देखते हैं। हम पावर को पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं क्या, ये सेम ही फॉर्मूला से है एसोसिएट, इसलिए हम पहले देख लेते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, और क्या हमने जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा उसका कोई एप्लीकेशन है क्या। ठीक है, तो हम ये भी देख लेते हैं। तो ये जो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी आपने निकाला, इसी को हम क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसी को स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दें, उसी को जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलते हैं। भैया क्या इतना इजी है क्या? तो देख लो, क्या अकॉर्डिंग टू दिस लॉ हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। स्क्वायर ऑफ करंट है क्या? नहीं, हीट है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है कि नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। हाँ भैया, ये तो वही चीज है। हाँ ठीक है, तो अब देखते हैं क्या एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट का क्या क्या एप्लीकेशन है, तो दो कॉमन एप्लीकेशन देखते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब में और इलेक्ट्रिक फ्यूज में। अब इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट का एक लेते हैं। ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट का एक मेटल ले लेते हैं और उसको क्या बोलते हैं, उसको हम क्या करते हैं, टंगस्टन। जैसे क्या होता है आपके घर में जो बल्ब लगा हुआ होता है, वो पीला वाला जो जलता है, वो बेसिकली टंगस्टन वायर उसमें रहता है। अब क्या करता है, टंगस्टन क्यों है भैया ये बताओ? क्योंकि उसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होगी। क्यों? क्योंकि जब उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा तो वो गर्म होता है। ठीक है ना, गर्म होता है तब ही वो लाइट देना स्टार्ट करता है। ठीक है ना, गर्म होने के कारण वो ग्लो करना स्टार्ट हो जाता है। गर्म जैसे जैसे होता है फिर कुछ देर बाद ग्लो होना स्टार्ट हो जाता है। उसी का लाइट में हम यूज करते हैं। ठीक है ना, उसी लाइट का हम यूज करते हैं। तो जब गर्म होके लाइट दे रहा है तो उसका उतना पावर होना चाहिए ना कि वो गर्मी को सह पाए। तो ऐसा मेटल का यूज करते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई हो। अच्छा, अब समझ में आ गया मेरा क्यों है मेल्टिंग पॉइंट वाला यूज करते हैं। ठीक है, तो अब ये बताओ भैया इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है? सेफ्टी डिवाइस होता है। किसके लिए? इलेक्ट्रिसिटी से प्रिवेंट करने के लिए। अब कैसे देखो, अब क्या हुआ कि अचानक इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बढ़ गया। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बढ़ जाएगा
तो क्या होगा कि आपका सारा डिवाइस जितना आपके घर में लगा हुआ रहेगा सब खत्म हो जाएगा। तो उसको बचाने के लिए क्या करते हैं हम, एक फ्यूज लगा देते हैं। अब फ्यूज काम कैसे करता है भैया, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना, जितना कॉमन इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है उससे थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो अब क्या होगा कि जैसे ही हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट जैसे बढ़ेगा बस वो वायर क्या हो जाएगी जो उसमें फ्यूज में लगी हुई है वो मेल्ट हो जाएगी, तो कनेक्शन टूट जाएगा कि नहीं। हाँ भैया कनेक्शन टूट जाएगा, अब समझ में आ गया। तो यही तो होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज, ठीक है। अब देखते हैं क्या कि इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है। तो वर्क डन पर यूनिट टाइम बाय अ सोर्स इन ऑर्डर टू मेंटेन द इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट। जो पावर जो वर्क डन होती है पर यूनिट टाइम उसी को हम पावर बोलते हैं। अब देखते हैं क्या कि वर्क डन पिछला केस में हमने जैसे देखा था वी क्यू था, ठीक है, बाई टी। अब इसी क्यू बाई टी को हमने क्या बोला था, वी आई, क्यू बाई टी आई के बराबर थी। अब यही क्या ये आई को हम वी बाई आर लिख सकते हैं क्या, V इज इक्वल टू आई आर होता है ना ओम्स लॉ के द्वारा, तो आई को हम V बाई आर नहीं लिख सकते क्या, हाँ लिख सकते हैं भैया। तो चलो इसी को हम लिख देते हैं। तो यहाँ क्या हो गया V बाई आर, तो V इंटू वी बाई आर वी स्क्वायर बाई आर हुआ। तो देखो ये सारे फॉर्मूलाज हो गए, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, W बाई टी, वी आई, ठीक है ना। ये सारे फॉर्मूलाज हो गए, इनको आप यूज कर सकते हैं। अब बात आती है भैया इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है। तो द टोटल एनर्जी सप्लाइड बाय अ सोर्स ऑफ ईएमएफ इन ऑर्डर टू मेंटेन द इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट, ठीक है ना, कि इलेक्ट्रिक सर्किट में आप एनर्जी को सप्लाई करना है, ठीक है ना। तो जो एनर्जी सप्लाई होगी उसी को इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलेंगे। तो ये क्या होती है, हीट एक तरह का, यही इलेक्ट्रिक हीट एक भी यही के इसी के सेम इक्विवेलेंट होता है। तो अब क्या है कि पावर इनटू टाइम इज इक्वल टू, तो अब देखो क्या पावर का क्या हमने निकाला था, यहाँ वी आई निकाला था ना, तो यही वी आई रख दिया यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का क्या हो गया वी आई टी, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। तो इससे भी कुछ सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, वो अपन कल देख रहे होंगे। तब तक के लिए आज यहीं तक रखते हैं, यहीं एंड करते हैं इस लेक्चर को, वन शॉर्ट सीरीज की पहले लेक्चर को। अब अगला जो आ रहा होगा अपना प्रैक्टिस PYQ क्वेश्चंस आ रहे होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, उसको मैं बहुत ही अच्छी तरह से प्रेजेंट करूंगा, तो जरूर प्रेजेंट रहें। और अगर आपने कहीं छोड़ दिया है तो आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने नोट्स की लिंक डाली हुई है, और मैंने नोट्स इससे पहले ही अपलोड कर दिया था। तो हर चैप्टर के नोट्स आते हैं, कैसे आ रहा है सीक्वेंस, पहले नोट्स, फिर उस चैप्टर की वन शॉट लेक्चर, उसके बाद उसकी PYQ डिस्कशन। इस तरह से अपना चल रहा है साइंस का भी, फिर मैथ्स की भी अपन लाएंगे, ठीक है। तो सिलेबस का चिंता ना करें आप। तो ये हुआ लेक्चर एंड। और मैं बात कर रहा हूँ क्या कि आपको कोई भी डाउट हो तो आप अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां ज्वाइन कर लें और वहां पे अपने डाउट को पोस्ट करें। और तब तक के लिए पढ़ते रहें और जस्ट स्टिल